नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत ये आप लोगों के सामने तीसरा वीडियो आ रहा है। पूर्व में आप लोगों ने सामान्य ज्ञान के 2 वीडियो देख लिए होंगे। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी उन्होंने सामान्य ज्ञान की इस 2 वीडियो को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट से जाकर उसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में अन्य वीडियोज़ की भी लिस्टिंग की गई है, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। इसमें पहला जो सेक्शन है वो साइंस का रखा गया है। पूछा गया है कि कोबाल्ट 60 क्या है? तो आपका जवाब होगा कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। और इसके द्वारा कौन सी किरणें उत्सर्जित की जाती हैं? तो इसके द्वारा गामा किरणें उत्सर्जित की जाती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका जवाब होगा इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है और आयोडीन 131 भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है परमाणु बम। पूछ रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका जवाब होगा नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। यानी नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है कौन? परमाणु बम। और यदि पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, ये बेसिकली आप लोग अगर हाइड्रोजन बम को याद रखेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगला है सूर्य की प्रकाश और जो ऊष्मा का जो ऊर्जा का स्रोत है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका जवाब होगा नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न रसायन विज्ञान से है। नीला थोथा, पूछा जा रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग क्या है। यहां से प्रश्न आते हैं आपके यहाँ पे। पेट में भी अगर आपने देखा होगा तो इस सेक्शन से प्रश्न आपके यहाँ बना था। अगला है नीला थोथा, इसको क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। और नीला थोथा का उपयोग क्या है? कवकनाशी के तौर पर, विद्युत लेपन में, रंगाई और छपाई में नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। अगला है सोरा। सोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है, यानी KNO3, और इसका प्रयोग बारूद बनाने, उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला नाम है फिटकरी का। फिटकरी का जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका सूत्र है K2SO4Al2 SO2 324H2O। और यदि आप फिटकरी के उपयोग की बात करेंगे तो पानी को शुद्ध करने में, रंगाई में, रक्त का स्राव रोकने में भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो पेट्रोलियम शोधन संयंत्र होते हैं और जो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषण है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो आपका जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2। अब ये देखिए, अब इससे कोरिलेट किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में मथुरा तेल शोधन कारखाना लगा हुआ है, इसके द्वारा निकलने वाली SO2 यानी जिसको आप सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, इसी के कारण ताजमहल का क्षरण हो रहा है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो आपका जवाब होगा टूथपेस्ट में, चूना और CO2 बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पारा, यानी जिसको Hg कहते हैं, इसका प्रयोग थर्मामीटर में, अमलगम में और सिंदूर बनाने में पारा का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में और पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक बनाने में। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न लाइसोसोम के बारे में पूछ रहा है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब होगा लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम D डुवे द्वारा की गई थी। और अगर पूछा जाए कि लाइसोसोम को किस और नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा, ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? तो आप तुरंत लाइसोसोम को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा थियोफ्रेस्टस को। अगला प्रश्न हरित लवक से है। हरित लवक, जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, इसमें एक पर्णहरिम होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरे रंग का वर्णक होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है, इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात अपना भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। और दूसरी बात, इसीलिए हरित लवक को कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिकी का पिता, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो मटर के पौधे यानी पाइसम सटाइवम के ऊपर। ठीक है, अगला देखिए DNA। DNA का सबसे पहली बात की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दूसरी बात कि ये जो DNA है ये एक आनुवांशिक पदार्थ है और इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर द्वारा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस DNA अणु में जो नाइट्रोजनी समाक्षार पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कई बार DNA और RNA में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ देता है।
तो पहले आप डीएनए का देखिए और अगले किसी पार्ट में हम आरएनए का करा के वहां आपको कंपेयर करा देंगे। यदि मैं एक साथ करा देता तो हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। पहले आप डीएनए का क्लियर कट याद रखिए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजनी समाचार कहां पाए जाते हैं? डीएनए अणु में। अगला प्रश्न है कि मानव जाति में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जोड़ी के हिसाब से 23 जोड़ी गुणसूत्र, और अगर कुल संख्या पूछी जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव जाति में। और अगर इसमें आप पुरुष और स्त्री में कितने गुणसूत्र समान होते हैं इस पर चर्चा करेंगे, तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, जिसको एक शब्द दिया गया है, क्या? ऑटोसोम्स। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है जो लिंग निर्धारण करता है उसे क्या कहा जाता है? हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स। यही जो तीसरा गुणसूत्र होता है यही आपके लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला देखिए, अब हम लोग इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं, ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं इनके नियमन और संचालन के लिए एक अधिनियम बनाया गया। वो कौन सा है? तो भारतीय बैंक विनिमय अधिनियम 1949 यानी 1949। अगला है, भारत में जो केंद्रीय बैंक के रूप में जो जिस बैंक की स्थापना हुई उसका नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, इसकी स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर हुई? तो आपका जवाब होगा हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना हुई। अब पूछा जाए कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना हुई। और अगर आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो आपका जवाब होगा मुंबई। यदि हम आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछें तो आपका जवाब होगा 1 जनवरी 1949 को, यानी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपका जवाब होगा आसबेर्न स्मिथ। और अगर पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका जवाब होगा सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है कि भारत की सभी करेंसी नोट का निगमन किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब होगा आरबीआई द्वारा। और वहीं 1 रुपए के नोट और सिक्के का निगमन किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है वो कौन है और उसकी स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, और इसको ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1955 में। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? एसबीआई। यदि हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। यह भी प्रश्न बहुत पूछा गया है, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 को। और यदि पूछा जाए कि 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो उसके बाद हुआ 15 अप्रैल 1980 को। ये दोनों डेट और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1956 में। और अगर पूछा जाए कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलआईसी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जवाब होगा मुंबई में। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है, साइमन कमीशन की नियुक्ति। अगर आप साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करेंगे तो नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना। और यह साइमन कमीशन कितने सदस्य था? 7 सदस्य। और भारत आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात और याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए यह साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। यह भी बात अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट ये कब बनी? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 से संबंधित है। और ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। कई बार आपको विकल्प में जवाहरलाल नेहरू देके दिग्भ्रमित किया जाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं होना है। नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से। अगला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये गुजरात के किसानों के ऊपर जो लगान की वृद्धि हुई उसके विरोध के लिए बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो बम कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 को। और इसमें किसका नाम आता है? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का। याद रखेंगे आप। अगला है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। इस काकोरी कांड में क्या हुआ? लखनऊ के निकट एक 8 डाउन ट्रेन में सरकारी खजाने की लूट कुछ क्रांतिकारियों द्वारा की गई। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन डे कर दिया है। यह भी बात आपको याद रखनी होगी। इसलिए काकोरी कांड पेपर में पूछे जाने की प्रबलता ज्यादा है। 9 अगस्त 1925। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जिसको कहते हैं HRA। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1924 में। कहाँ हुई? तो कानपुर में। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल।
रामप्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर इसके संस्थापक सदस्यों में थे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां ये भी शामिल थे। अब आगे इसमें थोड़ा बदलाव होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से अब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनेगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा HSRA। 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में RHA का नाम बदल के HSRA कर दिया गया। ईयर याद रखेंगे 1928। अगला देखिए, अगला है हिस्ट्री से है, एंशियंट। कह रहा है कि सूत्र ग्रंथ कहां से निकला, तो आपका जवाब होगा कल्प नामक वेदांग से। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको वेदांग के बारे में डिटेल बताया था। कल्प नामक वेदांग से सूत्र ग्रंथ निकला है। अगर आपसे पुराणों की संख्या पूछी जाए तो पुराणों की संख्या 18, पुराणों के रचयिता तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना हुई। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो आपका जवाब होगा मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है महाकाव्य। महाकाव्य कौन से दो प्रमुख हैं, रामायण और महाभारत। यदि रामायण की रचना पूछी जाए तो महर्षि वाल्मीकि और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, महाभारत को सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। सत सहस्त्र संहिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाभारत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। ये बातें याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1932 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ जो मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी हुआ, वो कितने प्रतिवर्ष शुल्क पर निर्धारित हुआ, तो 500 पैगोडा प्रतिवर्ष। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसके सुल्तान के द्वारा, तो ये गोलकुंडा के साथ ये सुनहरा फरमान जारी हुआ था। अगला प्रश्न है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ, और याद रखिएगा इसमें जयचंद की हार हो गई। अगला है कुछ स्मारक हैं और उनके स्थान से संबंधित प्रश्न है। पहला स्मारक है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप कहां पर है, तो आपका जवाब होगा सारनाथ। अगर पूछा जाए कि सतेह मतेह कहां पर है, तो आपका जवाब होगा श्रावस्ती। यदि पूछा जाए घोषित राम मठ, तो आपका जवाब होगा कौशाम्बी। और राणा भर स्तूप, तो आपका जवाब होगा कुशीनगर। यह भी प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो आपका जवाब होगा चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। और यह मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है, क्या नाम है इसका, अप्सरा। यह भी याद रखेंगे। अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम देखें तो अवरोही क्रम क्या बैठता है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी ये महाद्वीपों का एक क्रम है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी ज्यादा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल वाले इन महाद्वीपों का यह क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न है, और एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि घास के मैदान किन स्थानों पर, जैसे पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, प्रेयरी अमेरिका में, केंटबरी न्यूजीलैंड में और स्टेपी ट्यूनेशिया में। ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कुछ उपनाम हैं और पूछा जाता है कि वो किस स्थान के लिए संबोधित किए जाते हैं, जैसे सफेद हाथियों की भूमि तो थाईलैंड को, नहरों का देश पाकिस्तान को, चीनी का कटोरा क्यूबा को, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को, अंध महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका को, स्वर्णिम द्वार का नगर किसको कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को को, और 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं, रोम को। ये उपनाम याद रखेंगे। आगे आगे धीरे धीरे जो भी और उपनाम जो प्रचलित हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में नेशनल पार्क कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क, तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड। अगला है भीतर कनिका नेशनल पार्क, यह भी बहुत पूछा गया है, उड़ीसा में। नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, यह भी उड़ीसा में। और सिमली राष्ट्रीय पार्क, यह भी कहां पर है, उड़ीसा में। अगला है पन्ना नेशनल पार्क, यह कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अगला है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह कहां पर है, मणिपुर में, बहुत पूछा गया है। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनकी एक लिस्टिंग दी गई है। धीरे धीरे आगे कुछ और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को शामिल किया जाएगा, लेकिन जो उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे उनके कुछ नाम आप लोगों के सामने दिए गए हैं। अगला कुछ कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है।
इनपुट डिवाइस, यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। सबसे पहले मैं उन इनपुट डिवाइस की बात करूंगा जहां आपसे गलती हो जाती है, जैसे ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस, स्मार्ट कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जिसको MICR के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR इनपुट डिवाइस, बायोमेट्रिक सेंसर इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, और अंत में कीबोर्ड भी लिख दिया मैंने ताकि आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना रहे, क्योंकि कीबोर्ड सबको याद रहता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर, इनपुट डिवाइस का मतलब यह है कि जो डेटा को ग्रहण करता है, लेता है, वो सभी हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कोई इनपुट, कोई डेटा कंप्यूटर में देते हैं, तो कंप्यूटर इन हार्डवेयर के माध्यम से क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार ये जितने भी डिवाइसेज हैं, ये क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर में देते हैं। जब कंप्यूटर द्वारा किसी डेटा को आपको दिखाया जाता है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस डिवाइसेस के माध्यम से, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन, प्रिंटर और मॉनिटर। देख रहे होंगे, इनके द्वारा आप डेटा को आप ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये वो डिवाइसेस हैं जिसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ये कंप्यूटर या संबंधित डिवाइस के द्वारा आपको ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है। अगला है कंप्यूटर से संबंधित, मेमोरी से भी संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात समझिएगा, ये लिस्टिंग देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं कुछ ऐसा इसमें आपको एक ट्रिक दूंगा कि जिससे आपको की परेशानी 50% तो कम हो जाएगी। कैसे? सबसे पहली बात ये समझिए कि एक बिट बराबर 0 और 1 ये बराबर नहीं होता है। ये बिट जो होता है वो 0 और 1 ये बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट। दूसरी बात यह है कि यदि आप निबल की बात करेंगे तो एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं, ठीक। और एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, ये हमने पूर्व के वीडियो में बताया, 8 बिट्स होते हैं। यानी एक बाइट बराबर यदि 8 बिट होते हैं और एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 निबल बराबर 1 बाइट होते हैं। भाई 2 निबल का मतलब क्या हुआ, 4 और 4 बिट यानी 8 बिट, तभी तो 1 बाइट के बराबर होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा आगे के पार्ट में आइए। यहां कह रहा है कि मेमोरी की कुछ जो आगे यूनिट्स दी हुई हैं उसमें क्या कह रहा है कि जैसे केबी से स्टार्ट है। जैसे मान लीजिए केबी है, जिसको किलोबाइट के नाम से जानते हैं, ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अब जब आप आगे की श्रृंखला को देखेंगे तो हर पिछली यूनिट 1024 के बराबर होगी। जैसे हमने कहा कि 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, ये आपको याद रखना होगा। अगला हमने कहा 1024 किलोबाइट जो है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी 1 MB बराबर 1024 KB यानी किलोबाइट के बराबर। इसी प्रकार आगे मैं कह रहा हूं कि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपने पहला एक याद कर लिया कि 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, और किलोबाइट के बाद यदि आपने एक सीरियल याद कर लिया तो हर पिछले को 1024 से कोरिलेट कर दीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया कि KB, MB, GB, TB, PB, EB, JB, YB, ब्रांटोबाइट और जियोबाइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको से पूछा जाए कि 1 TB बराबर कितना, तो आप पीछे देख लेंगे, अच्छा GB के बाद TB, यानी 1 TB बराबर 1024 GB के हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 1 जेटाबाइट बराबर क्या, तो आपका जवाब होगा 1 जेटाबाइट बराबर, आप कहेंगे क्रम में उसके पहले एक्साबाइट आता है, ठीक है, 1024 एक्साबाइट। जितने पीछे क्रम का पूछेगा उतना 1024 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्रम को भी देख सकते हैं, और आपके सामने ये पूरी सीरीज दी है। और एक इसी प्रकार आपने योटाबाइट देखा, अंत में 1 योटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा कट गया है। उसके बाद आता है 1 ब्रंटोबाइट बराबर 1024 योटाबाइट, और अंत में आता है कि 1 जियो बाइट बराबर कितना, 1024 ब्रंटोबाइट, ठीक है। इस यूनिट को भी आप याद रखिएगा, यहां से निश्चित तौर पर कंप्यूटर में। अगला है भारत में राज्यों के गठन संबंधित एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ये 1 अक्टूबर 1953 को एस्टेब्लिश हुआ। अगला है गुजरात और महाराष्ट्र, ये 1 मई 1960 को बना। अगला है नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 को। यहां पर अगर डेट ना याद हो तो ईयर तो मिनिमम याद रखिएगा। अगला है हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 16 मई 1975 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 को। इसी प्रकार गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना।
उसी प्रकार 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना स्टेट की गठन हुआ। ये राज्यों का ईयर आपको कम से कम याद होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कुछ भाग दिए गए हैं और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उसकी चर्चा यहाँ होगी। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है और ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें है। अगला भाग 2 है जिसमें नागरिकता है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला भाग 4 है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, ये इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला है भाग 4 क, इसमें मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, ये अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। और ये याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क है जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। अगला है भाग 5, इसमें संघ सरकार के बारे में है, ये अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 जो राज्य संबंधित उपबंध है, ये अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 8 जो कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है, यानी यूटी के बारे में, यानी संघ शासित राज्य के बारे में पूछ रहा है, इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगला भाग है 9 जो कि पंचायत से संबंधित है, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, इसमें अनुच्छेद कौन सा है 243 से लेकर 243 ड़ तक। अगला भाग है 9 क जिसमें नगरपालिका से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, इसमें अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य छ तक है। अगला भाग है 9 ख जिसमें सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है, ये अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक दिया गया है। और एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि ये जो सहकारी समिति 9 ख जोड़ा गया, ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये महत्वपूर्ण बात है। अगला है भाग 11 जो कि संघ और राज्यों के बीच संबंध को एस्टैब्लिश करता है और ये अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक दिया गया इसमें। भाग 12 जो कि वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक है। याद रखिएगा पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, अब इसको वहां से हटाकर इसी 300 क में शामिल कर दिया गया है। अगला भाग है भाग 14 क जो कि अधिकरण से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद है 323 क। याद रखिएगा ये जो 14 क भाग जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। अगला प्रश्न है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन है जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। अगला भाग है 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक कवर होता है। अगला भाग 18 है जो कि आपातकालीन उपबंध से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। हम लोग आगे इनके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। अगला है भाग 20 जो कि संविधान का संशोधन से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 368 आता है। अगला है भाग 22 जो कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, इसके अंतर्गत 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक आता है। इस प्रकार आज आपने सामान्य ज्ञान की इन प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। यह प्रयास किया जाता है कि लगभग सिलेबस के सभी पार्ट को कवर करा दिया जाए। इस प्रकार आपने इसको कंप्लीट किया। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। आप लोगों के लिए यूं ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।